कंपाउंड लर्निंग के इस स्पेशल डीप डाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज हम जिस टॉपिक को डीकोड कर रहे हैं वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 का पूरा ब्लूप्रिंट। और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है ना? क्योंकि ये कोई नॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं है, ये 1865 वैकेंसीज का जो पूरा गेम है, इसके नियम बहुत ही सख्त हैं। मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा। अगर हमारे श्रोता इस नोटिफिकेशन को सिर्फ एक जॉब अलर्ट की तरह देख रहे हैं तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली अगर हम बीएफएसआई की बात करें, तो वो अपना वर्कफोर्स मॉडल बहुत तेजी से बदल रहा है। ये अप्रेंटिसशिप सिर्फ एक मौका नहीं है, ये एक तरह का रणनीतिक बदलाव है। बैंक अब तैयार कर्मचारियों के बजाय ऐसे युवाओं को ढूंढ रहे हैं जो सीखने के लिए तैयार हों। मतलब फ्रेश टैलेंट। हाँ, एकदम फ्रेश। और इसीलिए आज हमारा मकसद सिर्फ डेटा पढ़ना नहीं है, बल्कि उस साइकोलॉजी को समझना है जिसके तहत ये नियम बनाए गए हैं। एक छोटी सी गलती और एक बहुत ही योग्य कैंडिडेट इस रेस से बाहर हो सकता है। सही कहा आपने। तो चलिए सबसे पहले नंबर गेम से शुरू करते हैं। मतलब 1865 टोटल वैकेंसीज है। हाँ। सुनने में ये नंबर बहुत बड़ा लगता है ना? हाँ, सरफेस पर तो बड़ा ही लगता है। लेकिन जब मैंने इसका ब्रेकडाउन देखा तो मुझे लगा कि ये किसी बड़े मूवी प्रीमियर की तरह है। मतलब हर राज्य के लिए सीटें पहले से रिजर्व्ड है। आप नेशनल लेवल पर टॉप नहीं कर रहे हैं, आप अपने स्टेट में फाइट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर हम रीजन वाइज डेटा देखें तो बैंक ने अपनी ब्रांच डेंसिटी के हिसाब से सीटें बांटी हैं। अच्छा, तो सबसे ज्यादा सीटें कहाँ हैं? नॉर्थ में देखिए, अकेले यूपी में 335 सीटें हैं। अरे वाह, 335 सिर्फ यूपी में? हाँ, उसके बाद दिल्ली में 48, राजस्थान में 32 और हरियाणा में 30 हैं। और पंजाब या उत्तराखंड का क्या सीन है? पंजाब में 21 हैं, उत्तराखंड में 10 और चंडीगढ़ में 6 हैं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में 2 और हिमाचल और लद्दाख में भी एक सीट रखी गई है। मतलब कोई भी कोना छोड़ा नहीं है बैंक ने। बिल्कुल नहीं। और अगर आप साउथ की तरफ जाएं तो नंबर्स और भी बड़े हो जाते हैं। अच्छा, साउथ में ज्यादा है? हाँ, जैसे आंध्र प्रदेश में 303 सीटें हैं। बाप रे। और तेलंगाना में 164, कर्नाटक में 131, तमिलनाडु में 95 और केरल में 39 सीटें हैं। लक्षद्वीप और पुडुचेरी में भी एक सीट है। ये तो बहुत बड़ा चंक हो गया। मतलब यूपी और आंध्र प्रदेश मिलकर ही काफी बड़ा हिस्सा ले रहे हैं। और वेस्टर्न इंडिया में क्या नंबर्स हैं? वेस्ट में महाराष्ट्र काफी आगे है, 196 सीटों के साथ। ओके। गुजरात में 58 है, गोवा में 5 हैं और दादरा नगर हवेली और दमन दीव में एक सीट है। और सेंट्रल और ईस्टर्न साइड में मैंने सुना है उधर थोड़ा कम है। हाँ, सेंट्रल में एमपी में 116 और छत्तीसगढ़ में 25 हैं। और ईस्ट की बात करें तो बिहार में 60, उड़ीसा में 58, वेस्ट बंगाल में 56 और झारखंड में 34 सीटें हैं। अंडमान में 1 सीट है। और पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट में तो मुझे लग रहा है बहुत ही लिमिटेड होगा। सही कहा। नॉर्थ ईस्ट में असम में सबसे ज्यादा 29 सीटें हैं। बाकी जैसे सिक्किम में 2 हैं और मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सब में बस एक सीट है। एक बात मैं यहाँ कैंडिडेट्स के लिए क्लियर कर दूं, जो मुझे डेटा में बहुत क्रिटिकल लगी। इन 1865 सीटों में ही 98 सीटें पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांगजनों के लिए रिजर्व्ड हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, राइट? एग्जैक्टली। मतलब ये कोई अलग से कोटा नहीं है। अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड या हियरिंग इम्पेयर्ड कैंडिडेट यूपी से सिलेक्ट होता है तो वो उन 335 सीटों में से ही एक गिना जाएगा। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये तो हो गया पूरा साइज और डिस्ट्रीब्यूशन। अब टाइमलाइंस की बात करते हैं। बैंक इस बार बहुत जल्दी में लग रहा है। वो तो है। मतलब 28 अप्रैल 2026 को नोटिफिकेशन आता है और रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है 29 अप्रैल से। और डेडलाइन क्या है? सिर्फ 19 मई 2026। मतलब मुश्किल से 20 दिन का टाइम दिया रजिस्ट्रेशन और फीस भरने के लिए। और एग्जाम भी उन्होंने मई या जून में ही प्लान कर लिया है। इसका रीजन है, बैंक चाहता है कि फाइनेंशियल ईयर के मिड तक ये नए अप्रेंटिस फ्लोर पर आकर काम सीखने लगें। और जो एलिजिबिलिटी की कट ऑफ डेट है वो 1 अप्रैल 2026 रखी गई है ना? बिल्कुल, 1 अप्रैल 2026। इसी डेट से आपकी एज और एजुकेशन कैलकुलेट होगी। तो चलिए अब उस पार्ट पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। पात्रता के 3 द्वार या 3 गेटवेज। ये बहुत सख्त हैं इस बार। बहुत ज्यादा। तो गेटवे 1 से शुरू करते हैं जो एज के बारे में है। तो एज की बेस लिमिट रखी गई है 20 से 28 साल।
1 अप्रैल 2026 के हिसाब से, मतलब जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये स्ट्रिक्ट रूल है। इसमें रिलैक्सेशंस भी तो हैं। हाँ बिल्कुल। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की छूट है, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए? उनके लिए काफी अच्छा मार्जिन है। जनरल पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल, ओबीसी के लिए 13 साल और एससी एसटी के लिए 15 साल की छूट है। अरे वाह, ये तो काफी फेयर है। और मैंने पढ़ा था कि महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं। हाँ, ये बैंक को बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जो महिलाएं विधवा हैं या तलाकशुदा हैं या जो कानूनी रूप से अपने पति से अलग रह रही हैं, उनके लिए जनरल में 35 साल तक, ओबीसी में 38 साल तक और एससी एसटी में 40 साल तक अप्लाई करने की परमिशन है। यार, ये सच में एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है। मतलब उन महिलाओं को वापस वर्कफोर्स में लाने का एक बेहतरीन मौका है। डेफिनेटली। लेकिन हाँ, जो गेटवे 2 है ना, वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। ये स्ट्रिक्ट 4 ईयर रूल क्या है एजुकेशन का? हाँ, ये काफी लोगों को परेशान कर रहा है। मतलब मैंने देखा कि ये एक वीआईपी क्लब की तरह है। अगर किसी कैंडिडेट का ग्रेजुएशन 2022 से पहले का है तो उसकी एंट्री ही बैन है। एग्जैक्टली। रूल ये कहता है कि आपका ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है वो 1 अप्रैल 2022 और 1 अप्रैल 2026 के बीच ही डिक्लेयर होना चाहिए। मतलब अगर किसी ने 2021 में टॉप भी किया हो यूनिवर्सिटी में तो वो अयोग्य है? बिल्कुल अयोग्य है। बैंक का लॉजिक इसमें बहुत क्लियर है। वो ऐसे लोगों को चाहते हैं जो अभी-अभी कॉलेज से निकले हों। मतलब फ्रेश माइंड्स। हाँ, क्योंकि जो लोग 4-5 साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं, बैंक मानकर चलता है कि वो या तो कहीं सेटल हो गए होंगे या फिर उनके पास कोई दूसरा एक्सपीरियंस होगा। और बैंक को इस प्रोग्राम के लिए एकदम कोरी स्लेट चाहिए। ओके, तो ये फ्रेशर्स को टारगेट करने का तरीका है। और यही चीज तीसरे गेटवे में भी दिखती है ना? एक्सपीरियंस की पाबंदी। हाँ, गेटवे 3 ये बहुत ही स्ट्रिक्ट फिल्टर है। मतलब नॉर्मल जॉब्स में तो एक्सपीरियंस होना अच्छी बात होती है, यहाँ तो एक्सपीरियंस होना ही आपको डिस्क्वालीफाई कर रहा है। एग्जैक्टली। इसमें 3 बड़ी रुकावटें हैं। पहली, आपने पहले कभी यूनियन बैंक में अप्रेंटिसशिप न की हो। ठीक है। दूसरी रुकावट, आपने अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन में कोई ट्रेनिंग न की हो। मतलब अगर कोई एसबीआई से अप्रेंटिस करके बैठा है तो वो यहाँ नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, पढ़ाई के बाद आपके पास 1 साल से ज्यादा का कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। ओह, मतलब अगर किसी ने 1 साल कहीं जॉब कर ली है हाँ। तो बाहर है। हाँ, क्योंकि ये स्कीम उन लोगों के लिए है जिन्हें इंडस्ट्री का कोई एक्सपोजर नहीं मिला है, जिन्हें रोजगार के लायक बनाना है। सही बात है। तो जो भी कैंडिडेट्स इन 3 खतरनाक फिल्टर से बचकर निकलेंगे वो पहुंचेंगे ऑनलाइन एग्जाम तक। और असली खेल तो वहीं से शुरू होता है। बिल्कुल। इस एग्जाम का ब्लूप्रिंट मुझे बहुत मजेदार लगा। मतलब स्टेप 1 जो है ऑब्जेक्टिव ट्रायल, 100 सवाल है, 100 मार्क्स हैं और टाइम है सिर्फ 60 मिनट। मतलब स्पीड बहुत क्रिटिकल है यहाँ। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात, नो नेगेटिव मार्किंग। हाँ, ये बहुत रेयर होता है बैंकिंग एग्जाम्स में। यार, ये तो क्रिकेट में फ्री हिट मिलने जैसा है ना। मतलब हर बॉल पे शॉट मारना है, कोई भी सवाल खाली नहीं छोड़ना। बिल्कुल। लेकिन ये फ्री हिट कभी-कभी ट्रैप भी बन जाती है। वो कैसे? जब कैंडिडेट्स को पता होता है कि मार्क्स नहीं कटेंगे तो वो पूरे 100 सवाल अटेम्प्ट करते हैं। इससे होता ये है कि कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है। तो राइट। और 60 मिनट में 100 सवाल, मतलब एक सवाल के लिए सिर्फ 36 सेकंड। तो आपको सोचना भी है, टिक भी करना है। और मैंने सुना है कि ये एग्जाम सेंटर पे जाके नहीं देना है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। ये एग्जाम घर से या कहीं से भी कैमरा इनेबल्ड डिवाइस पर होगा, मतलब रिमोट प्रॉक्टरिंग के थ्रू। तो एआई कैमरे से नजर रखेगा आप पर। चीटिंग का तो कोई स्कोप ही नहीं है। एकदम नहीं। अगर आपने स्क्रीन से नजर हटाई या कोई और दिखा कैमरे में तो आप तुरंत टर्मिनेट हो जाएंगे। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या है? इसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं, हर एक के 20 सवाल होंगे और 20 मार्क्स मिलेंगे। तो 5 सब्जेक्ट्स हो गए। पहला है जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, दूसरा है जनरल इंग्लिश, ठीक है। तीसरा है क्वांट और रीजनिंग, हाँ ये दोनों मिलाकर एक सेक्शन है। चौथा है कंप्यूटर या सब्जेक्ट नॉलेज, और पांचवा सबसे अनोखा है, वो है यूनियन बैंक के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अरे वाह, मतलब बैंक चाहता है कि एग्जाम देने से पहले ही आप उनके बारे में रिसर्च करके आओ। एग्जैक्टली। उनकी सेविंग स्कीम्स क्या हैं, लोन्स के इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, डिजिटल एप्स कौन से हैं। ये 20 मार्क्स फ्री के हो सकते हैं अगर आपने यूनियन बैंक की वेबसाइट अच्छे से पढ़ ली। ये बहुत ही स्मार्ट मूव है बैंक का, सीरियस कैंडिडेट्स को फिल्टर करने का। लेकिन चलिए मान लेते हैं किसी ने एग्जाम पास कर लिया, हाँ, तो क्या वो सिलेक्ट हो गया?
वही तो मैं पूछने वाली थी। एग्जाम पास करना तो सिर्फ आधी जीत है ना? इसके बाद आता है वेरिफिकेशन फेज। और एलपीटी, जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं। राइट, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये एलपीटी का क्या सीन है? अगर मैं दिल्ली से हूँ और मैंने देखा कि आंध्र प्रदेश में 333 सीटें हैं, तो क्या मैं वहां से फॉर्म भर दूं? आप भर तो सकते हैं, लेकिन एलपीटी आपको बाहर कर देगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि बैंकिंग एक कस्टमर फेसिंग जॉब है। अगर आप आंध्रा के किसी गांव में बैठे हैं तो आपको वहां के किसान से तेलुगु में बात करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। इसीलिए दूसरे स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस के साथ साथ एलपीटी होता है। आपको वो भाषा पढ़नी, लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। तो क्या इस टेस्ट से बचने का कोई तरीका है? सिर्फ एक तरीका है। अगर आपने 10वीं या 12वीं में वो लोकल लैंग्वेज एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ी है और आपके पास उसकी मार्कशीट है, तो आपको छूट मिल जाएगी। एग्जैक्टली। तब आपको एलपीटी नहीं देना पड़ेगा, वरना ये टेस्ट कंपलसरी है और इसमें फेल हुए तो सीधा बाहर। और मेडिकल फिटनेस भी तो रजिस्टर्ड फिजिशियन से कराकर लानी होती है ना? हाँ, वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे देना होगा। यार, मेहनत तो बहुत है इस पूरे प्रोसेस में, लेकिन सवाल ये उठता है कि बदले में क्या मिलेगा? मतलब रेम्यूनरेशन क्या है? यहीं पे कैंडिडेट्स को थोड़ा रियलिटी चेक लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये कोई जॉब नहीं है, ये सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ओके। और इसमें जो स्टाइपेंड मिलेगा वो आपकी लोकेशन पर डिपेंड करेगा। अगर आपकी पोस्टिंग रूरल या सेमी अर्बन ब्रांच में होती है तो आपको मिलेंगे 15,000 रुपये महीना। ठीक है। अगर अर्बन ब्रांच में है तो 18,000 रुपये, और अगर मेट्रो सिटी की ब्रांच में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको 20,000 रुपये महीने का स्टाइपेंड मिलेगा। बस इतना ही? मतलब इसमें कोई पीएफ वगैरह नहीं कटेगा? बिल्कुल नहीं। अप्रेंटिस को बैंक का कर्मचारी नहीं माना जाता। ओह। तो कोई पीएफ नहीं, कोई ईएसआई नहीं, कोई बोनस नहीं। जो स्टाइपेंड है बस वही मिलेगा। और सबसे बड़ी वार्निंग यह है कि 1 साल बाद कोई परमानेंट नौकरी की गारंटी नहीं है। मतलब 1 साल बाद बैंक आपको सर्टिफिकेट देकर बाय बाय कह सकता है? एग्जैक्टली। ये तो बहुत ही क्लियर कट डील है। अगर कैंडिडेट्स इन शर्तों के साथ तैयार हैं, तभी उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अब बात करते हैं एप्लीकेशन रोडमैप और डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की। मतलब फीस कितनी लगने वाली है? फीस स्ट्रक्चर भी बैंक ने काफी सोच समझकर बनाया है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस है 944 रुपए। ये 944 कैसे बना? इसमें 600 रुपए बेस फीस है, 200 रुपए इंटीमेशन चार्जेस हैं और उस पर जीएसटी लगा है। ओके। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए? जनरल और ओबीसी फीमेल्स के लिए थोड़ा डिस्काउंट है। उनका बेस फीस 400 है प्लस 200 इंटीमेशन और जीएसटी, तो टोटल बनता है 708 रुपए। और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए बेस फीस एकदम निल है। उन्हें सिर्फ 200 रुपए इंटीमेशन चार्ज और जीएसटी देना है, जो कुल मिलाकर 236 रुपए होता है। और ये पूरी फीस नॉन रिफंडेबल है और सिर्फ ऑनलाइन भरनी है ना? हाँ, सिर्फ BFSI SSC पोर्टल पर। राइट। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। मुझे लगता है बहुत से लोगों के फॉर्म्स सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट सही फॉर्मेट में नहीं होते। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसमें 2 कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला है आइडेंटिटी। इसमें क्या क्या चाहिए? इसमें आपका आधार कार्ड आगे और पीछे दोनों साइड से, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड और आपकी APR ID। ये सब JPG फॉर्मेट में होने चाहिए ना? हाँ, JPG में, और साइज 1 MB से कम होना चाहिए। और दूसरी कैटेगरी? वो है क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपकी मार्कशीट या डिग्री, कास्ट सर्टिफिकेट और अगर एप्लीकेबल है तो PWBD सर्टिफिकेट। और ये सब PDF फॉर्मेट में होंगे? एग्जैक्टली, PDF में, और ये भी 1 MB से कम। एक चीज जो मैंने नोटिफिकेशन में बहुत हाईलाइटेड देखी, वो थी NAPS या NATS का रजिस्ट्रेशन। अरे हाँ, ये तो सबसे जरूरी है। इसके बिना तो आप बैंक का फॉर्म भर ही नहीं सकते। वही तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे काम करेगा? इसके 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, मैं बता देता हूँ। प्लीज। स्टेप 1, सबसे पहले आपको सरकारी अप्रेंटिसशिप पोर्टल, जो कि NAPS या NATS है, वहां जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा। वहां से आपको एक एक्टिव रजिस्ट्रेशन कोड या एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। ठीक है, ये नंबर लेना मस्ट है। स्टेप 2, उस नंबर को लेकर आप यूनियन बैंक या BFSI पोर्टल पर जाएंगे और अपना मेन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू करेंगे। स्टेप 3 में डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे? हाँ, स्टेप 3 में आपको अपना सारा डेटा और डॉक्यूमेंट्स बिना किसी गलती के अपलोड करने, क्योंकि याद रखिए, एक बार सबमिट बटन दब गया तो कोई बदलाव पॉसिबल नहीं है। कोई करेक्शन विंडो नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं। और लास्ट में स्टेप 4, अपनी फीस का ऑनलाइन पेमेंट करें और जो ई-रिसीट जनरेट होगी उसे सेव करके रख लें।
मतलब कोई हार्ड कॉपी बैंक को पोस्ट नहीं करनी है? नहीं नहीं, कुछ पोस्ट नहीं करना, सब कुछ 100% ऑनलाइन है। तो सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ है। नंबर ऑफ वैकेंसीज से लेकर फॉर्म भरने के आखिरी स्टेप तक हमने सब कवर कर लिया है। हाँ बिल्कुल। तो अब इस चर्चा को समेटने का वक्त आ गया है। अगर मैं समराइज करूं तो तैयारी और सही जानकारी ही इस रिक्रूटमेंट की असली चाबी है। सिर्फ एग्जाम क्लियर करना काफी नहीं है, आपको सारे एलिजिबिलिटी गेटवेज और एलपीटी की सच्चाई पता होनी चाहिए। एकदम सही। तो आज की कंपाउंड लर्निंग की इस डीप डाइव में बस इतना ही। हाँ जी। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही सटीक और डिटेल जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। एग्जैक्टली। तो अपनी तैयारी मजबूत रखिए, अपना ध्यान रखिए। हम मिलेंगे अगली डीप डाइव में। नमस्कार। नमस्कार।